देखो, मनी सर का ड्रीम प्रोजेक्ट PSI-1 थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। जो आपने थंबनेल में पढ़ा बिल्कुल सच था। इस कहानी को रिटर्न मटेरियल से एक फिल्म बनने में 64 साल का समय लग गया, 64 इयर्स। तो आखिर ऐसी प्रॉब्लम्स क्या थी जिनकी वजह से ये मूवी बन नहीं पाई? इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो रिटर्न मटेरियल था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप वो समझ गए तो आगे जो मैं रीजंस दूंगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो रिटर्न मटेरियल था उसका नाम था पोनियन सेल्वन, जो कि फिल्म का भी नाम है। और इस नॉवल को लिखा था एक फ्रीडम फाइटर कल्कि जी ने। कल्कि इनका पेन नेम था, इनका असली नाम था रामास्वामी कृष्णमूर्ति। इन्होंने अपना ये नॉवल एक कल्कि नाम की मैगजीन के अंदर सीरियलाइज करा था, जो कि इन्होंने ही अपने मित्र के साथ को फाउंड करी थी। इस नॉवल की शुरुआत होती है 29 अक्टूबर 1950 से और ये आखिर में खत्म होती है 16 मई 1954 को। इस पीरियड के बीच में ये मैगजीन मासेस के बीच में बहुत ज्यादा फेमस थी। ये इतनी फेमस थी कि कल्कि उस समय सबसे ज्यादा बिकने वाले मैगजीन्स में से थी। लगभग इसकी 71,000 से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी, जो कि उन 1950s में बहुत बड़ी बात है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कल्कि की राइटिंग में ऐसा था क्या कि लोग उनको इतना पसंद कर रहे थे? तो टोटल इसके 3 कारण हैं। पहला, उनके पास एक स्टोरी टैलेंट का बहुत ही बढ़िया टैलेंट था। वो जो भी लिखते थे आपको वो पसंद आनी ही आनी है। अगर आपको तमिल आती है और अगर आपने उनकी किताबें उठाई तो आप 1% के लिए भी बोर नहीं होगे। और दूसरा रीजन आता है उनकी राइटिंग में एक हेल्दी ह्यूमर होता है। जब भी आप कोई एक कहानी पढ़ रहे हो और उसके अंदर एक ह्यूमर हो तो जो रीडर होता है उसको अपने आप पसंद आनी ही आनी है। और तीसरा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है उनकी सक्सेस के पीछे, वो था उनका कल्चर और जो सोशल लाइफ है उससे कनेक्ट करना। ये हमेशा ही ऐसी चीजें लिखते थे जो कि आम जनता के कल्चर और उनके जो सोशल लाइफ है उससे रिलेटेड हो, जो कि मासेस को बहुत पसंद आती थी। जब इन 3 रीजंस को मिला के उन्होंने पोनियन सेल्वन लिखी, वो तमिल लैंग्वेज की सबसे ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में से एक बन गई। उसकी ग्रेटनेस का एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। उस समय पे स्टेज प्लेस बहुत चलते थे, तो वहाँ पे राजा चोला नाम का एक प्ले था जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता था और वो बेस्ड थी इसी बुक के ऊपर। इस प्ले को याद रखना, आगे काम आएगा। जैसे ही ये नॉवल खत्म हुई, फिल्म रिलीज होना भी अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था। जैसे जैसे इस नॉवल की पॉपुलैरिटी बढ़ी इसके वॉल्यूम्स में आने के बाद, तो इसकी खबर लगी MGR सर को। अब जिन लोगों को नहीं पता, MGR तमिल सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर हैं। वो तमिलनाडु स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये बात है 1958 की, जब उन्होंने इस नॉवल के ऊपर एक फिल्म बनाने की सोची और यहीं से हमारे कहानी की शुरुआत होती है। भारत को आजादी मिले 11 साल हो चुके हैं और नए फिल्म कलाकार हर एक इंडस्ट्री में आ रहे थे नई कहानियां के साथ। और पोनियन सेल्वन तमिल भाषा में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था। उन्होंने इस नॉवल के ऊपर फिल्म बनाने के राइट्स खरीदे 10,000 रुपए में। अगर मैं आज में कन्वर्ट करके बोलूँ तो लगभग 8 लाख रुपए हो गए। MGR सर ने इसकी कास्टिंग करना भी स्टार्ट करी। कास्टिंग हो गई, क्रू हो गए, सब कुछ फाइनलाइज हो गया और शूटिंग चालू ही होने वाली थी। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इसकी शूटिंग स्टार्ट होती उससे पहले ही MGR सर का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनको 6 महीने का बेड रेस्ट मिल गया और शूटिंग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाई। इसका बजट बहुत हाई जाने के कारण इसको शेल्फ कर दिया गया। उसके 4 साल बाद फिर से यानी 1962 को MGR सर ने फिर से इसके राइट्स को रिन्यू कराया, पर कुछ हो नहीं पाया। जब दूसरी बार राइट लेने के बाद भी इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हुआ तो बहुत लंबे समय तक किसी भी प्रोड्यूसर ने इसको हाथ नहीं लगाया। समय बीता चला गया और हम आ गए 1973 में। इसी समय के एक अच्छे डायरेक्टर AP नागराजन ने मूवी बनाने की ठानी, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया सा शॉर्टकट निकाल लिया। उन्होंने इस नॉवल पे मूवी नहीं बनाई, एक प्ले था जो इस नॉवल के ऊपर बेस्ड था, उन्होंने उसके ऊपर मूवी बनाई। याद है, मैंने एक प्ले को याद रखने को कहा था, राजा चोला। और इन्होंने इसी प्ले को एक फिल्म के स्क्रीन प्ले में अडेप्ट किया और उसको बनाया और ये मासेस को उसमें बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन ये जो छोटा रास्ता था ना, वो नॉवल की जो ओरिजिनलिटी थी उससे काफी अलग हो जाता है। तो यहाँ भी इतना फेमस रिटर्न मटेरियल फिल्म में नहीं बन पाया। इस मूवी के बनने के बाद भी प्रोड्यूसर्स ने इसके ओरिजिनल को अडेप्ट करने का नहीं सोचा। अब उन्होंने क्यों नहीं सोचा इसका रीजन तो मुझे क्लियर नहीं है। फिर धीरे धीरे समय निकलता है और आता है जनवरी 1994, जहाँ पे फिल्म फेयर के अंदर मनी रत्न सर कहते हैं कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पोनियन सेल्वन एक स्टैंड अलोन मूवी बनाना। उनके साथ इस प्रोजेक्ट में आता है कमल हसन जी, जो कि इसके नॉवल के राइट्स भी खरीद लेते हैं। लेकिन ये पेयर भी आगे चल के वर्कआउट नहीं कर पाता, क्योंकि जो मनी रत्नम सर ने अपना वर्जन लिखा था इस मूवी का, उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था वो उस समय सेंस नहीं बनाता था। उस समय कोई भी प्रोड्यूसर्स इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो ये प्रोजेक्ट वहाँ शेल्व हो गया।
उस समय ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि अगले 16 साल तक इस पे कोई बात नहीं करता। और फिर 16 साल बाद यानी 2010 को एक तमिल राइटर है जियो मोहन, अगर मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ तो प्लीज माफ कर देना, इनके साथ मिलकर मणि रत्नम सर ने एक स्क्रिप्ट फाइनलाइज करी और 100 करोड़ का एक बजट भी फाइनलाइज कर दिया। मणि रत्नम सर ने इसको खुद ही कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ प्रोड्यूस करने की ठानी और फिल्म की कास्टिंग स्टार्ट हुई। अगर मैं आपको फिल्म की कास्टिंग बताऊंगा तो आप खुश हो जाओगे। फिल्म की जो मेन कास्टिंग थी वो थी विजय सर, महेश बाबू, सपोर्टिंग कैरेक्टर में आर्या थे, सत्यराज वही कटप्पा वाले, उसी के साथ विक्रम, सूर्या, विशाल, ज्योतिका, अनुष्का शेट्टी और प्रियंका चोपड़ा को भी कंसीडर करा जा रहा था। और ये उस समय की बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी थी। जब भी एक्टर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था वो यही कह रहे थे कि उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मणि रत्नम सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पर किस्मत को ये कहाँ मंजूर था। शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, उसी के 7 दिन पहले सभी का फोटो शूट हो रहा था। वहाँ पे विजय सर और महेश बाबू भी आए, लेकिन प्रॉब्लम तब आई कि जिस टेम्पल के अंदर शूट होना था उसके अथॉरिटीज ने बिल्कुल ही मना कर दिया। जैसे ही यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई तो प्रोजेक्ट शेल्व करना पड़ा। क्यों? अगर वो ओरिजिनल टेम्पल में शूट नहीं कर सकते, उनको एक रेप्लिका बनाना पड़ेगा। पर उस रेप्लिका बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा था। सिर्फ इसी फाइनेंशियल के रीजंस की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ही शेल्व कर देना पड़ा। मणि रत्नम सर का भी मन उदास हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो उन्होंने 9 साल तक वेट करा और इसी 9 साल के बीच में ऐसी मूवीज आ गई, मणि रत्नम सर के इस विश्वास को और बढ़ा दिया। इन्हीं के बीच में बाहुबली 2 जैसी मूवी आ गई, जिससे हर किसी को ये समझ में आ गया कि अगर वॉर एपिक बनेगी और वो भी एक बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ तो बहुत ज़्यादा कमाल कर सकती है। तो 2019 में मणि सर ने इस प्रोजेक्ट को फिर से रिन्यू करा। इस बार उन्होंने रिन्यू करा लाइका प्रोडक्शंस के साथ। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने 2.0 के 550 करोड़ के मेगा बजट को ग्रीन लाइट दी थी। तो जैसे ही उन्होंने इसके साथ टाई अप करा, फाइनेंशियल सपोर्ट का जितना भी झंझट था वो सब चला गया। लेकिन मणि रत्नम सर का दुख यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा, वो है इसकी कास्टिंग को लेके। 2019 से लेके 2022 के जनवरी तक जब ये मूवी बीच में खत्म हुई, इतने ज्यादा कास्ट में चेंज आने की आप सोच नहीं सकते। फिल्म की जो इनिशियल कास्टिंग थी वो थी विक्रम, विजय सेतुपति, जयम रवि, STR, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय। अप्रैल 2019 में आते आते इसके कास्टिंग में बहुत बड़ा चेंज आया। विजय सेतुपति फिल्म से आउट हो गए क्योंकि उनको किसी और फिल्म की शूटिंग करनी थी और उनको रिप्लेस कर दिया कर्थी जी ने। इसी के साथ इस मूवी में एंट्री होती है अनुष्का शेट्टी की, आमला पॉल की। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि फिल्म में रजनीकांत सर भी अपना एक कैमियो करना चाहते थे, पर मणि रत्नम सर ने उनको मना कर दिया क्योंकि ये कैमियो इतना छोटा होता कि उनके फैंस को बुरा लग सकता था और फैंस को अपसेट करना कौन ही चाहता है। फिर फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। मणि रत्नम सर के एक बहुत ही पुराने खास दोस्त हैं, एक सिनेमेटोग्राफर संतोष शिवम, जिसके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं। वो उन्हीं को इस फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते थे पर वो अवेलेबल नहीं थे। फिर उन्होंने रवि वर्मन को हायर किया। वो कौन है? आपने इंडियन 2 का नाम तो सुना ही होगा, वही फेमस लेजेंड्स के बीच में कोलैबोरेशंस कमल हसन और शंकर के बीच में। पर उसमें इतनी सारी डिलेज और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि रवि जी ने वो मूवी छोड़ दिया और पोनियन सेल्वन के लिए वो अवेलेबल हो गए। आखिरकार फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही होने वाली थी कि फिर से इसमें कास्टिंग चेंजेस आए। अनुष्का शेट्टी जी ने फिल्म छोड़ दी और इनके फिल्म छोड़ने के पीछे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयंकर रीजन, जिससे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बात यह है कि मणि रत्नम सर ने अपनी इस फिल्म के लिए इस मूवी के लिए लिरिसिस्ट और कंपोजर डुओ को चूज करा, AR रहमान सर और वैरा मुट्ठू सर। अगर मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ करना। असल में बात ये हुई कि वैरा मुट्ठू जी के ऊपर बहुत सारे हैरासमेंट के केसेस थे, जिसके वजह से जो कास्ट थे वो बिल्कुल भी इस डिसीजन को लेके खुश नहीं थी और इसी की वजह से अनुष्का शेट्टी भी इस प्रोजेक्ट से आउट हो गई। इस रोल के लिए कृति सुरेश को भी कंसीडर किया गया पर वो बिजी थे। रजनीकांत सर की एक फिल्म आई थी 2019 में, उसमें फिर जाके जो आप आज मेन कास्टिंग देख रहे हो वो हुई और त्रिशा और ऐश्वर्या लक्ष्मी को मूवी के अंदर कास्ट किया गया। और जो ये ग्रैंड कास्टिंग आप देख रहे हो वो तब जाके फॉर्म हुई। तो सोच सकते हो मणि सर के लिए कितना माथा पिच्ची वाला काम था ये। एक तो फिल्म ये बन नहीं रही सही से, हर कोई परमिशन नहीं दे रहा और यहाँ पे कास्ट भी अच्छे से फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर से ये दुख इनका यहाँ खत्म नहीं हुआ। 2020 के स्टार्टिंग आते आते उनकी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किस्मत को ये कहाँ मंजूर था, कोविड आ गया। और उन्होंने पहले सोचा था कि वो थाईलैंड और इंडिया में इसकी शूटिंग करेंगे, लेकिन कोविड महाराज को यहाँ कहाँ पसंद था। उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स तक बंद करी तो इंटरनेशनल तो बहुत दूर की बात है। तो फिर से इनकी शूटिंग रुक गई, जिसके वजह से हुआ क्या,
प्रोड्यूसर्स ने 500 करोड़ अलॉट करे थे एक स्टैंड अलोन फिल्म के लिए, पर जिस हिसाब से सिनेरियो था इस मूवी को ब्रेक करके 2 पार्ट्स में कर दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डिसीजन था। तो जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस आती गई वो रुकते गए, और जैसी वो हटी उन्होंने शूटिंग करना फिर से स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत प्लानिंग लगाई, सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने अपना पूरा समर्थन दिया मनी सर को, और आखिरकार सभी के सहयोग से मूवी बन के तैयार हुई। तो आप सोच ही सकते हो कि इतने महान प्रोजेक्ट को बनने में 64 साल का समय कैसे लग गया। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको फिल्म दुनिया से रिलेटेड और भी कोई बढ़िया स्टोरी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बढ़िया स्टोरीज के कुछ कमेंट करके बढ़िया सजेशन दे दो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। तो मिलेंगे फिर ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए